आज हम चर्चा करेंगे कि जो ज़्यादातर धर्मगुरु हैं, वो अक्सर यौन शोषण केस में फँस कैसे जाते हैं? क्या होता है उनके साथ कि वो अक्सर यौन शोषण केस में फँस जाते हैं? आप तमाम हिंदू जो धर्मगुरु हैं, उनको आए दिन आप देखते होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिंदू धर्मगुरु, अन्य धर्म मज़हबों के भी जो धार्मिक गुरु हैं, वो भी यौन शोषण में फँसते ही फँसते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो धर्मगुरु हैं, इनके पास सब लोग अपने बहू-बेटियाँ, अपना घर-परिवार सब लेके जा रहे हैं। बड़ा श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। भाई यही बाबा पार लगाएँगे, इतनी श्रद्धा है। और कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो आपकी श्रद्धा आपका पार लगाए या ना लगाए, घर की बहू-बेटियों की इज़्ज़त का ज़रूर पार लगा देता है भाई। अच्छा, ख़ास बात क्या होती है कि आपको जिस पे सबसे बिलीव होता है ना, सब खराब निकल सकते हैं, ये वाले बाबा सबसे अच्छे हैं। ये वाला बाबा, और पता चलता है कि वही बाबा सबसे पहले फँसता है। जाती है पुलिस में और रिप दर्ज कराती है कि अयोध्या के कथावाचक पे। कहती है कि भैया ये अयोध्या के जो मिश्रा कथावाचक है पवन देव मिश्रा, तो इन्होंने ना मेरा रेप कर दिया है। बहुत बार रेप किया है, एक बार नहीं किया है। बाकायदा इन्होंने तो गंधर्व विवाह कर डाला मुझसे। मतलब ये महिला के 2 बच्चे हैं, पति है, लेकिन बाबा जो हैं उसको इतने स्मार्ट लग रहे हैं कि भाई साहब क्या बच्चे, क्या पति, चली आती हैं। बाबा उसको यूँ जड़ी सुखा देते हैं कि बाबा के चक्कर में आ जाती है और महिला अपने 10 लाख के गहने, अब बोल रही है कि 10 लाख के गहना मेरा बाबा साहब ले लिए हैं, बाबा जी ले लिए हैं। और तो और हमारा बहुत बार रेप कर दिए हैं। तो कहाँ अयोध्या, कहाँ बिहार, बिहार से महिला चली आ रही है। सवाल ये है कि ये जो बाबा है, ये इन चक्करों में फँस क्यों रहा है? क्यों कर रहा है? मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं। ये इतने-इतने बड़े बाबा, ये जो आसाराम था, इसको सब अपना बापू बना के घूम रहे थे। उसका नाम जो है बापू बना लिए थे सब। सब अपना बाप बना के घूम रहे थे। पता नहीं कितने लोगों का बाप बना हुआ था वो। बायोलॉजिकल ही होगा, हैं? ऐसे कहने वाला नहीं होगा, टैग वाला नहीं होगा। करना में भी उसके ऐसे ही थे। सज़ा, बाकायदे सज़ा आरोपित हुआ, सज़ा काट रहा है। राम रहीम का आप देख ही चुके हैं। बाकायदे उस पर बलात्कार के केस तय हुए हैं। तो ये जो अभी घटना आई है, इसमें ये ये आपने देख लिया। चलिए कुछ और दिखाता हूँ मैं। ये तो एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आए दिन बाबे जो हैं और इन पे लोग अपनी बहू-बेटियाँ भेजे जा रहे हैं, इनकी भीड़ों में शामिल होते जा रहे हैं। जो कहीं न कहीं इन चक्करों में फँसते हैं। अब ये कौन था? तो ये देवकीनंद ठाकुर करके है, उसका इसका चेला है। ख़ास बात क्या है इसका कि करणी सेना वाले ने इसको प्रवक्ता बनाया था। करणी सेना वाले ने। करणी सेना जो है, आप सब जानते हैं कि करणी सेना राजपूतों का संगठन है और आए दिन राजपूत ब्राह्मण किए रहते हैं और इसको प्रवक्ता बनाए थे, जिस पर अभी रेप के आरोप दर्ज हुए हैं और 10 लाख गहने भी लेने के दर्ज हुए हैं। ख़ैर, चले आगे बढ़ते हैं। अब ये एक खबर देखिए, मथुरा में भाई साहब सेल्फ स्टाइल्ड स्पिरिचुअल गुरु है, ठीक है? और ये इस पर भी ब्लैकमेल करने के, रेप करने के मथुरा में केस चल रहे हैं। कैसे हो जाता है? ख़ास बात क्या है कि पुलिस जब जाँच करती है तो बताती है कि भाई साहब एक नहीं बहुत सारे कारनामे इसने कर रखे हैं और भी महिलाओं के साथ कारनामे कर रखे हैं। अब इसको देख लीजिए भाई साहब, वो पवन मिश्रा था, ये ब्राह्मण को देखिए। ये भी फर्जी महादेव बना घूम रहा है। ये बंदा क्या करता है, महिला को बता रहा है भैया मैं तो शिव हूँ, शिव का अवतार हूँ और तू मेरी पार्वती है। भैया शिव का अवतार ले लेके और लड़कियों को झांसे में ले लेके कि भैया तू पार्वती है गेम खेल रहा है। अब आप सोचें कि भारत में ये जो कल्चर आ गया है, रेप कल्चर आ गया है कि कोई भी बाबा ढाबा 3 पजामा बन जा रहा है। कहाँ एक तरफ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा अपना तन मन धन झोंक दिए हैं पढ़ाई पर कि भैया पढ़ के कुछ नौकरी लग जाए, 2-4, और कहाँ पे इनका आप ये देखिए, इन लोगों की अपनी एक अलग ही इनकी दुनिया चल रही है भाई साहब ये, प्रिविलेज के नाम पे। बैठे-बैठे सारा खाए पिए अघाए हैं, अब बैठ के अब इनका काम एक ही बचा हुआ है कि भैया ये शिव बन जाओ, तो ये बन जाओ, वो बन जाओ, पार्वती बना के करो इनके साथ गेम करते रहो। तो ये पकड़ाया है ये
फर्जी शिव बना हुआ ये घूम रहा था। अच्छा, इसके बाद से इसमें 40 वर्षीय ऋषिकेश वैद्य है और ये दोस्ती कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरे भावना उठा के ये इसने खूब किया है। अशोक खरात वाला मामला आपको पता ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही कर रहे हैं, सब शामिल है। अब ये देखिए जैन मुनि, ये कैसे अपने को जैन मुनि जो हैं, भई तो नंगे रहते हैं जैन मुनि। तो जैन मुनि नंगे रहते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे उनको जो अनुयायी हैं, वो लोग अपनी बहू-बेटी लेके चले गए जैन मुनि के पास। तो ले गए तो 19 वर्षीय युवती जो है, उसने दावा किया है दिगंबर संप्रदाय के मुनि हैं। यानी कि कपड़े-वपड़े नहीं पहनते हैं, नंगू रहते हैं और वो उसने बलात्कार बताया है कि बलात्कार के मामले में अब अच्छा क्या हुआ कि बलात्कार कर दिए तो वो साबित भी हो गया कि हाँ, बलात्कार किए हैं। तो सज़ा कितनी साल की हो रही है? तो सिर्फ़ 10 साल की। देख रहे हैं? मतलब न्यायाधीश ए.के. शाह ने बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद से शांति सागर जी जैन मुनि हैं, तो मात्र 25,000 का जुर्माना लग रहा है। देख रहे हैं? मात्र 25 साल का और एक बलात्कार की सज़ा 25,000 जुर्माना और 10 साल की और कितना समय लगाया इन्होंने तो 7 साल लगा दिया। 7 साल कोर्ट केस कचहरी चलता है और तब जाके निकल के आता है रिजल्ट और सज़ा कितने मिल रही है? महज़ 10 साल की। तो देखिए ये क्या गेम चल रहा है ये। अब इसमें ये बता रहा है कि उसको अपने फैमिली के साथ गई थी, तो उसके भाई को, उसके पिता को अलग-अलग बैठा दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सब कोई भी व्यक्ति अपने बहू-बेटियों को ले जाके अलग से कैसे बैठवा देता है? कहीं भी जा रहे हो तो अपने पास बैठोगे ना, अलग से जाके बैठवा दिए, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इतनी भी अक्ल बुद्धि नहीं है। धर्म के नाम पे अक्ल बुद्धि भी बेच के खा गए हैं सब क्या? और जाना ही क्यों है? इतने भी रिलीजियस हो क्या ये क्या चल रहा है? तो ये देखिए यहाँ पे इसके बाद से मंत्र बोलकर अनुष्ठान किए, इतना ही नहीं उसने कहा कि जब तक वो अनुमति ना दे बाहर ना आए, तो भैया इनके ना भाई बाहर आए, ना इनके पिताजी बाहर आए। सो वो कमरे में गया, पीड़ित वहाँ पे अकेली बैठी थी, उसने पीड़िता को जबरन अपनी हवस का शिकार बना डाला, देख रहे हैं? उसके बाद पीड़िता को चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता ने कहा कि यदि उसने विरोध किया तो उसके परिवार को बड़े बुरे परिणाम भुगतने होंगे। उसने कहा कि जब भी वह बुलाए उससे मिलने आना ही पड़ेगा तुमको। अभियोजन सुखदवाला ने कहा कि इस मामले में खुलासे के बाद आरोपी जैन मुनि शांति सागर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अक्टूबर 2017 से जेल में बंद है। शांति सागर। ऐसे में अदालत ने सजा के ऐलान के बाद केवल 2.5 साल की जेल काटनी होगी। 7 साल से बंद है, 2.5 साल बाद छूट जाएँगे। देखिए, उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के ने उसके लिए आजीवन कारावास की माँग की थी, जिसमें पीड़ित को उसके परिवार के किसी पूज्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद हुए मानसिक शारीरिक आघात को उजागर किया गया। लेकिन अदालत ने इसकी सजा सुनाई है। इतनी ही सजा सुनाई है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या गेम चल रहा है, क्या खेला चल रहा है यहाँ पे। और देखिए, अब ये एक जैन मुनि था, अब एक दूसरे जैन मुनि को देख लीजिए। ये जैन मुनि है, आस्था शर्मसार। जैन मुनि पर लगा दुष्कर्म का आरोप, कपड़े पहनाकर कोर्ट में पेश किया। मतलब कपड़ा तो ऐसे नहीं पहनते, ऐसे नहीं पहनते, लेकिन कोर्ट में ले जाना होगा तो भैया आप कपड़ा नहीं पहनते हो, आपके धर्म में आपके लोगों को कपड़ा नहीं पसंद है, लेकिन कोर्ट में जाओगे तो भाई साहब वहाँ तो आपको पहन के जाना पड़ेगा। बाकी लोग थोड़े नंगे-पुंगे देखेंगे। तो कोर्ट में इनको कपड़ा पहना के तब पेश किया गया। तो जज ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भरतपुर जेल भेज दिया। अब इन पे क्या दुष्कर्म का आरोप लगा है, तो भाई साहब इन्होंने क्या कांड किया हुआ है जैन मुनि ने, ये बोलते हैं आशीर्वाद का नारियल देने के बहाने गर्भवती महिला को, देखिए गर्भवती है महिला, उसको कमरे में बुलाता है, बुलाकर धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोप से घिरे। देख रहे हैं? मतलब गर्भवती महिला है, उसको नारियल आशीर्वाद दिया जा रहा है, नारियल का कमरे में बुलाया जा रहा है। घर परिवार देखिए कितना आस्था है, वही भेज दे रहे हैं। हुँ? तो उसका भी दुष्कर्म करने के आरोप में घिरे दिगंबर जैन मुनि। देखिए ये दिगंबर, ये भी कपड़ा-वपड़ा नहीं पहनते। तो महिलाओं को थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा भाई। सुकुमार नंदी की पुलिस ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तारी दिखा दी। दुष्कर्म और छेड़छाड़ की शिकार हुई दोनों महिला, मतलब एक महिला नहीं, दोनों महिलाओं ने मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दर्ज कराए। इसके बाद आरोपित जैन मुनि को पुलिस ने कपड़े पहनाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। यहाँ से 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भरतपुर जेल भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने बताया कि कोविड जांच रिपोर्ट नहीं आने तक आरोपित को भरतपुर अस्पताल में रखा जाएगा, उसके बाद भरतपुर को जेल में। अभी देखिए ये सारी चीजें जो हैं, ये चीजें चल रही थी।
पहले इन्होंने जेठानी के साथ छेड़खानी की और फिर देवरानी को बुलाकर दुष्कर्म किया। मतलब एक परिवार में एक महिला के साथ अगर कोई अभद्रता कर चुका है, जान रही हो छेड़खानी करता है, उसके बाद से उसी परिवार में उसकी देवरानी को बुला के तो मर्द लोग क्या कर रहे हैं भाई, घर परिवार में ये महिलाएँ क्या कर रही हैं ये? मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक और इसके बाद अब बहू-बेटियों को भेजने की ज़रूरत कतई नहीं है। समझे ना? अपना बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्ञान बुद्धि क्यों कहा था? घूमने जा रहे हैं बाबाओं से ज्ञान लेने के लिए। अब भैया वो ऐसे गेम खिला दे रहा है। हुँ? तो ये देखें, ये सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब क्या हुआ ना, पुलिस ने इस पे छापा मारा तो इसकी वो जाँच किए गए। इसके बैग-वैग तो देखिए मौजूदगी में पुलिस, जैन समाज एवं पुलिस की मौजूदगी में बैग के ताले तोड़कर सामान निकाले गए, जिसमें से 2 लैपटॉप मिलता है। भाई साहब ये दिगंबर कपड़ा नहीं पहनेंगे, लैपटॉप 2-2 रखे हुए हैं। अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, 19 लैपटॉप, मोबाइल रखे हुए हैं, कपड़ा नहीं पहनेंगे, 33 पेन ड्राइव रखे हैं, 4 हार्ड डिस्क है, चांदी की कई छोटी सिल्लियाँ हैं और तो और कंडोम है उसमें। न देख देख रहे हैं? कंडोम रखा हुआ है बाकायदे। नकदी सहित अन्य बरामद हुआ और कपड़ा नहीं पहनेंगे। देख रहे हैं? तो ये अपमान कर रहे हैं सब ये। ये आप देखिए कि लोगों का धर्म गुरु बना के और लोगों ने सर पे चढ़ा के बैठा लिया है। ऐसे-ऐसे लोगों को जिनके इस तरह के कांड सामने आ रहे हैं। इसीलिए सोच समझ के भाई गुरु बनाया कीजिए, सोच समझ के कहीं भी जाने-आने का कार्यक्रम रखा करें। अच्छा इसके बाद से अब भाई जैन मुनि गए तो ये मौलवी कैसे पीछे रहते हैं? कॉम्पिटिशन लगा हुआ ना, पीछे पीछे नहीं रहना है भाई साहब, आगे ही निकलना है बिल्कुल। तो ये जिन उतारने के लिए भाई एक लड़की थी, बहुत दिन से बीमार थी तो माता-पिता ने सोचा कि भैया इसको भूत जिन पकड़ लिया है, चलो उतरवा के आते हैं। ले गए। लड़की थी, बच्ची थी। इस्लाम में तो ऐसे ही पता है, कहानियाँ पहले से फ़ेमस है कि 6 साल पे ही लोगों की भाई बड़े बूढ़ों की नज़र पड़ जाती है उनके यहाँ तो, हैं? 6 साल की बच्ची में भी हवस दिख जाता है। तो वो जो पोस्ट लगा दिया गया इस पे, वो बालिका थी, नाबालिग लड़की थी, बीमार थी और उसके घर परिवार वाले लेके चले गए जिन उतारने के लिए और ये मौलवी जो है जिन उतारते-उतारते उसका दुष्कर्म ही कर दिया भाई साहब। देख रहे हैं? तो कोर्ट ने अब उसको नहीं दिया है ज़मानत, कहा कि भैया अंधविश्वास का फ़ायदा उठा के इसने दुष्कर्म किया है और इसको तो पता ही नहीं मिलने वाला है। देख लीजिए, कहानी देखिए। अच्छा, मौलवी मौलवी पाँप कैसे पीछे रहेंगे भाई साहब? माई फादर खादर सादर हैं चादर, ये कैसे पीछे रहेंगे? तो भाई साहब इन्होंने ये देखें ये फ्रैंको मु मुलाकल मुक्का लाल मुक्ति पता नहीं कौन-सा लाल है ये, मुक्का कुछ है कुछ भाई कुछ है ये। तो ये जो फ्रैंको है, इस पर एक महिला बोलती है, जो इसके यहाँ नन है, कहती है भाई साहब 1 बार नहीं 13 बार बलात्कार किया है मेरा, समझ रहे हैं? 13 बार बलात्कार किया है। तो 13 बार बलात्कार किया है तो केस चला, अब केरल की बात चल रही है शायद पंजाब-वंजाब का कहाँ का है। तो केरल में अब केस चलता है तो भाई केरल में तो आपको पता ही है, वहाँ पे तो अच्छी खासी सब वहाँ पे जॉर्ज फर्नांडीज़ ही हैं। मतलब सब ईसाई, मैक्सिमम ईसाई ही हैं, अच्छे खासे पोस्ट पे भी हैं। तो भाई साहब इनको तो सज़ा होनी नहीं थी, छोड़ दिया। हाई कोर्ट में क्या, हाई कोर्ट ने सारा मामला देखा, कहा कि अरे ये कैसे छोड़ दिया इसको? पकड़ो इसको, चल रहा है केस। नहीं 13 बार बलात्कार के केस आरोप लगे हैं इस पे। नन कह रही है कि ऐसे किया, सबूत दे रही है सारी। तो आप ये देखें कि ये जो धर्मगुरु हैं, ये लोग क्यों इन सारी चीज़ों में फँस जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, ये लोग के केस तो चल ही रहे हैं। आइए अब दिखाते हैं कि विदेशी महिला क्या कहती है। एक विदेशी महिला है, तो एवलिन फॉक, राइटर हैं, मेक्सिको सिटी। इसको एडिट किया है मेरीना बेंजामिन ने। वो 2016 के करीब में 15-16 के करीब में बेंगलोर आई थी और वो अपना अनुभव लिखती हैं। रेप सिटी बताती हैं, मतलब भारत में रेप कल्चर बोल रही हैं। वो इस तरह से इस चीज़ को दिखाती हैं कि भारत में चल क्या रहा है यहाँ पे, वो यौन पे बाकायदे लिखती हैं, पूरे डिटेल्स में लिखती हैं, बताती हैं कि भारत में वो अपना अनुभव लिखती हैं। करिए डिड यू थिंक यू वर सेफ? आप क्या सोचते हो? है ना? अब वो जो बताती है ना, इस पे पूरा उनकी लेखनी है। मैंने थोड़ा-सा एआई की मदद से स्लाइड बनाने का प्रयास किया है, आइए देखते हैं। तो वो क्या बताती हैं कि बेंगलुरु में एक शाम को
वो ऑफ़िस में आई थी, यहाँ पे जॉब कर रही थी, विदेशी महिला हैं। तो जॉब करके वो लौट रही हैं, ऑफ़िस पार्टी से शाम में लौट रही हैं और जब लौट रही हैं तो वो क्या देखती हैं, पत्रकार हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आई थी। भई इन लोगों का आना-जाना रहता है, दूसरे देशों में भी जाके वहाँ की भी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये अपना काम करके लौट रही हैं, तो क्या देखती हैं कि शाम हो रहा है और बाइक पे जा रहा है। एक लड़का जो है बाइक पे जा रहा है, देख रहा है कि फ़ॉरेनर महिला है। फ़ॉरेनर महिला है तो भाई साहब उसका हाथ उठ जाता है, हाथ उठ के उनके छाती पे हाथ लगा देता है। अब वो ये सारी चीज़ें देखती हैं, वो उनका दिमाग नहीं कि क्या बदतमीज़ी है मतलब भारत में। ये देखो मैं आ रही हूँ, जा रहा है, हाथ देखो कैसे लगा दिया मुझे, हैं? और वो भी छाती पे हाथ लगा दिया। तो वो क्या देख रही हैं कि उसके चेहरे पर पूरा पसीना से तर-बतर है और हाथ की उसके देखो। तो वो क्या लिखती हैं यहाँ पे कि बताएँ मतलब वो शायद ये बताना चाह रहा था तुमको क्या लगता है तुम सुरक्षित हो? हैं? भारत में कोई सुरक्षित है महिला? ये विदेशी महिला हैं। ये अपना अनुभव लिख रही हैं भारत में कि भारत में इस तरह के ठरकी, हवसी, दरिंदे रोड पे घूम रहे हैं। अच्छा वो ये इस बात को कहती है ना कि आप ये कह दोगे कि नहीं-नहीं ये सब अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं, कहती हैं ये सब झूठी बातें हैं। वो बताता हूँ आगे, आप देखिए। अब वो अगला इनका एक्सपीरियंस सुनिए, वो क्या बताती हैं कि न्यू ईयर चल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई न्यू ईयर चल रहा है तो जश्न मनता है, चलो हम न्यू ईयर मनाते हैं। अपनी सहेली-वहेलियों के साथ जाती हैं, अपने दोस्तों के साथ और न्यू ईयर सेलिब्रेट करती हैं, देखती हैं और फिर क्या देखती हैं कि खूब भीड़ जम जाती है। फिर भीड़ जम जाने के बाद से वो धक्का-मुक्की शुरू हो जाता है। फिर क्या देख रही हैं कि वहाँ का जो मर्द हैं सब, वो सब का हाथ जो है स्पेशली देख उधर रहा है, हाथ हमारे छाती पे मार रहा है, तो हमारे शरीर पे मार रहा है, तो हमारे उसमें घुसा रहा है, तो इधर घुसा मतलब वो क्या बता रही हैं कि भारत में हौसी भरे पड़े हुए हैं हर जगह पे। वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि पत्रकारिता में मैंने ये चीज़ देखा कि यहाँ के लोग जो हैं कि 2015-16 का वो अपना अनुभव बता रही हैं। सोचिए कि इस तरह की ये चीज़ें हैं और किसी तरह से वो भीड़-भाड़ से निकल-उकल के भागती हैं। तो वो बोलती हैं कि कहीं भी सार्वजनिक जगह पे कहीं पे भी कोई महिला सुरक्षित है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? अच्छा इसके बाद से वो आगे क्या लिखती हैं कि भारत में जो महिलाओं की स्वतंत्रता है, वो सीमित स्वतंत्रता है। आपको बताएँगे सब कि देखो महिला को तो बड़ा स्वतंत्रता दे दिया और लड़की को पढ़ा दिया, ये कह दिया, हमारे यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पूरी आज़ादी है, लड़की ये कर सकती है, वो कर सकती है। हैं? कहती हैं कि सब झूठी बात है। असल असल में इन सब चीज़ों के साथ ना उस पर शर्तें लगी हुई हैं। आधी-अधूरी बताई जा रही हैं कि स्वतंत्रता है। दरअसल उस हर चीज़ के साथ ना शर्त लगी हुई है। क्या शर्त है? तो भैया रात में तो आपको अकेले बाहर नहीं निकलना है। आपको सारी आज़ादी है और रात में बाहर नहीं निकलना है भाई साहब। अच्छा, आपको पूरी आज़ादी है, कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन भाई साहब अकेले नहीं जाना है। आपको ना किसी को अपने साथ ही रख के जाना है, बॉडीगार्ड लेके जाना है। आगे पूरी बात सुनिए, स्वतंत्रता है आपको, लेकिन किस तरह की स्वतंत्रता है कि आपको बॉडीगार्ड लेके जाना है भाई साहब, जहाँ जाना है अकेले नहीं जा सकते। अच्छा, उसके बाद से क्या कहती हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, जो मन करे वो पहनिए, लेकिन भाई साहब कपड़ों का ध्यान रखिए। हुँ? और आप ये कपड़े नहीं पहन सकती, वो नहीं पहन सकती, नहीं तो यहाँ के पुरुष ये बोल देंगे, तो वो कर देंगे, तो आप पे कौन कमेंट पास करेगा, तो आपके साथ छेड़खानी हो जाएगी, तो आपको ये हो जाएगी। सारी चीज़ें क्यों सारी चीज़ों को लिखती हैं। आपात स्थिति के लिए फ़ोन साथ रखो। बोल रहे हैं कि आपके साथ कभी भी, कहीं भी कुछ हो सकता है, आप एकदम बिल्कुल फ्री हैं। आप जो मन करे वो कीजिए। लेकिन आपके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो भाई साहब आपको अपनी सेफ्टी के लिए एक फ़ोन तो रखना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है? महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, बस में अलग सीट दी जाती है भाई साहब। क्योंकि यहाँ के लोगों को भी पता है कि हर हर आपके साथ जितने अगल-बगल में जो लोग घूम रहे हैं, हर व्यक्ति ही दरिंदा है, भूखा, हौसी है। यहाँ पे आपको लगेगा अच्छा ये पिताजी हैं, ये भाई है, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा बिहेव है। लेकिन भाई साहब वो कब किसके लिए दरिंदा बना हुआ है, कब किसके लिए किस निगाह से देख रहा है, क्या देख रहा है, ये भारत के हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। और पूरी भारत की सिस्टम जानता है कि हर व्यक्ति दरिंदा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति दरिंदा है, हौसी है, तो भाई साहब गिद्ध है, तो भैया महिलाओं की सीट अलग कर दो। यह किसी से सुरक्षित नहीं है। जब मनुस्मृति कह रहा है कि अपने बाप से सुरक्षित नहीं है, अपने भाई से सुरक्षित नहीं है, मनुस्मृति ही बता रहा है, यहाँ के लोगों के माइंड में ये है, तो वो तो यही करेगा ना। बस में अलग से सीट की व्यवस्था, मॉल में अलग से सुरक्षा लाइन, तो वहाँ पे महिला की अलग लाइन, तो वहाँ पे अलग लाइन, हर जगह महिला की अलग लाइन लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है भाई?
महिला एक पुरुष के साथ क्यों नहीं खड़ी हो सकती है? क्योंकि पुरुष जो है भैया वो बगल में खड़ी हो गई कि कभी सटा देगा, हाथ सटाएगा, कभी हाथ मारेगा, कभी कुछ करेगा। ये कहाँ से आ रहा है भाई? घर में तो भाई है, पिताजी है, पति है, सब चीज़ है, लेकिन जैसे ही दूसरी महिला मिल रही है उसका हौसी दरिंदापन बाहर कैसे निकल आ रहा है? वो भारत में। भारत में ये कल्चर कहाँ से आ जा रहा है भाई साहब? एक विदेशी महिला लिख रही है। अच्छा, और सुनिए। वो कहती हैं कि समस्या जो है ना केवल अपराधी नहीं, इसके लिए ना पूरा समाज की सोच ही ज़िम्मेवार है। अब जैसे वो बोलती हैं कि जब भी ये बातें कहीं पे आप डिस्कशन करो, तो वो क्या कहते हैं भारत के लोग कि अरे! वो आपने जिससे फेस की है ना, वो सब अशिक्षित लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है ना। भूखी कभी देखे नहीं होंगे गोरी लड़की ना, कभी ऐसे देखे नहीं होंगे, कभी विदेशी देखे नहीं होंगे, बड़े वैसे लोग हैं। इनकी परवरिश ना ऐसे ही हुई है, इसीलिए ऐसा करते हैं। ये हमारी तरह संस्कारी नहीं है, हम बड़े संस्कारी हैं, ठीक है? वे दूसरे लोग हैं। हम ठीक लोग हैं, हम सुरक्षित हैं। वो बोलती हैं विदेशी महिला कि असल में ना प्रॉब्लम यही है। ये आपके मुद्दे को, आपके प्रॉब्लम को छिपाने के लिए, समस्या को छिपाने के लिए इस तरह की शब्दावलियाँ बोली जाती है। कहती हैं कि ना ये प्रॉब्लम वो खराब लोग हैं, संस्कारी हैं, परवरिश इसकी है ही नहीं। यहाँ का हर आदमी के ही दिमाग में यही सब है। हर व्यक्ति घर में सीधा है, बाहर दरिंदा बना घूम रहा है। 1-2 की बात है। वो सीधे-सीधे कहती हैं कि ये सब झूठी बातें बोल रहे हैं कि हम संस्कारी हैं, उसकी परवरिश खराब हुई है इसीलिए वो है। वो सीधे-सीधे कहती हैं ये पूरे भारत के समाज की समस्या है, लोगों के दिमाग की गंदगी है ये भारत में। हर व्यक्ति अपने घर में सही है, बाहर थोड़ी सही है। खबरें कैसे आती हैं? न्यूज़पेपर में, चाचा ने रेप कर दिया, तो घर के ताऊ ने रेप कर दिया, तो मामा ने रेप कर दिया। तो ये सब कहाँ से आ रहा है इस तरह की खबरें? पूरे रेप केसेस में 96 से 97% अपने संबंधी हैं, जो रेप किए हुए हैं। तो कैसे आप बताइए कि कैसे आप ये कह रहे हो कि उनकी परवरिश खराब, अरे रिलेटिव ही कर रहा है, उसी फैमिली का, उसी कहाँ से भैया का घर में हमेशा रेप होता है, वो रेप ही देखते आया है क्या? नहीं, ये दरअसल भारत में लोगों के दिमाग का हवस जो है, ये जो संरचना है कहाँ से आ रहा है, हम किस धर्म का पालन कर रहे हैं, हमको मोरालिटी के नाम पे क्या धर्म में परोसा जा रहा है, हम जिन बाबाओं के पास जा रहे हैं वही कल को रेपिस्ट निकल रहा है। हम जिसको सोच रहे हैं कि भैया ये तो हमको भगवान बताएँगे, ज्ञान देंगे, मोरालिटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब सिखाएँगे, पता चला वही रेपिस्ट निकल रहा है। कहाँ से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो वो बोलती हैं कि सच्चाई ये है कि ये हिंसा समाज की गहरी सोच, पित्ती सत्तात्मक जो सोच है, असमानता, सत्ता के ढांचे, सब चीज़ें मिलाकर ये पैदा हो रही है। अच्छा, इसके बाद से पित्ती सत्ता और लैंगिक असमानता। महिलाओं के प्रगति के लिए भारत में बहुत सारे जो लोग हैं ना खतरा के रूप में देखते हैं। जैसे आप खुद महसूस कीजिए, एक लड़की जो है पढ़ेगी, पढ़ के जब अगर टॉप कर रही है कुछ, तो उस लड़की से आप पूछिए, वो बताएगी कि जब वो पढ़ने जाती थी, तो उसके कोई चाचा को अच्छा नहीं लगता था, तो कोई रिलेटिव कहता था, "अच्छा इतना पढ़ के क्या करेगी? शादी ही ना करनी है।" तो कोई ये कहेगा। हर लड़की के पास ये कहानी है कि जब भी उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उसके घर, परिवार, अगल-बगल, रिलेटिव, समाज हमेशा ही उसके आगे बढ़ने का दुश्मन है। ये सोच क्या 1-2 व्यक्ति की नहीं, ये समाज की सोच है। क्योंकि हम जिस धर्म को पालन करने की बात हमको बताया जा रहा है हिंदू, उसमें महिला को कोई पढ़ाया ही नहीं, क्या पढ़ाई का अधिकार ही नहीं है? महिलाओं के पढ़ाई का अधिकार पूरे ब्राह्मणों की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। आइडियल हमको बताया जा रहा है सीता, आइडियल बताया जा रहा है द्रौपदी, द्रौपदी के 5-5 पति बताए जा रहे हैं। वो सीता का आप देख ही रहे हैं किस तरह से गर्भावस्था में बाहर निकाल देता है, अग्नि परीक्षा दे रही है। वो लास्ट में सुसाइड कर लेती हैं, ज़मीन फाड़ के ज़मींदोज़ हो जाती हैं, दफन हो जाती हैं। तो आपको जो आइडियल पकड़ाया जा रहा है, पढ़ाई-लिखाई कहीं बात आई? भाई द्रौपदी के साथ 5 लोग सो रहे हैं, ये बात तो आ गई, लेकिन द्रौपदी कौन-से स्कूल में गई, क्या पढ़ाई की, क्या एजुकेशन की, इसकी कहीं पे चर्चा आई? पांडव गया था द्रोणाचार्य से पढ़ने, इसकी तो चर्चा आ गई। पढ़ने क्या गया था? तीरंदाजी सीखने गया था, तीर चलाना था। क्योंकि फाइनली मार ही काटना करना है, एक-दूसरे की हत्या ही तो करनी है, उसके लिए तीर धनुर्धर होना था, तीर सीखने गया था, तीर चलाने। हुँ? द्रौपदी कहाँ गई थी? अच्छा, महाभारत में राम को भी तीरंदाजी सीखनी थी, तो विश्वामित्र लेके जाता है, प्रैक्टिस कराता है, ये राक्षस है, इसको मारो, उसको मारो, करते-करते राम तीरंदाज बन जाते हैं। सीता का कहाँ चर्चा आता है कि भैया वो कौन-से गुरुकुल में गई थी, कहाँ पढ़ने गई थी? कहीं चर्चा है?
तो हमारे जो हिंदू धर्म है, उसमें महिला के आगे बढ़ने का क्या उसको क्या बताया गया है कि मनुस्मृति क्या बताता है कि भई तुम्हारे तुम्हारे ऊपर हमेशा एक पुरुष का हाथ होना चाहिए। तो जब भी महिला घर से बाहर निकलती है तो ये जो मुष्टंडे गिद्ध जो खड़े हुए हैं, ये सब मनुआ की नाजायज़ संतानें हैं। नाजायज़ संतानें, नाजायज़ क्यों कहिएगा, जायज़ संतानें हैं। पे ये क्या कह रहे हैं? मनुआ क्या सिखाया है? यही ना सिखाया है कि उसके ऊपर हमेशा पिता का हाथ होना चाहिए, भाई का हाथ होना चाहिए, उसके पति का होना चाहिए, पति नहीं है तो बेटे का हाथ होना चाहिए, ये ना सिखाया है? ये सब क्या कह रहे हैं? इतनी रात को बाहर क्यों? अकेला ही है ना, इसके साथ कोई मर्द नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है। बहुत आज़ादी चाहिए इसे, अकेली जा रही है। हुँ? ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना चाहिए। तो आप देखें कि भारत में तो बहुत सारे रेप जो हुए हैं, वो इस बात को रेप हुए हैं कि महिला को सबक सिखाने के लिए रेप हुए हैं, भारत में। ये ज़हरीली मानसिकता भारतीयों में जो घुमी हुई है, कहाँ से आई है? किसने पैदा की है? ये उन धूर्तों ने, उन हरामखोरों ने पैदा की है, जिन्होंने इस तरह के गंदे टेक्स्ट लिखे हैं, जिसमें महिलाओं को दबाने की, उनको शोषण करने की, उनको कैद करने की बातें लिखी, जिससे ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं कि महिला के ऊपर किसी पुरुष का हमेशा ही हाथ होना चाहिए। और वहीं से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये बहुत सी बातें वो अपने उसमें बताती हैं, लेखनी में बताती हैं, जाति और यौन हिंसा कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हैं, जैसे हाथरस का केस का उदाहरण देती हैं। बोलती हैं कि 19 साल की एक वाल्मीकि समाज की एक लड़की है, उसकी बलात्कार कर दिया जाता है। बलात्कार करके और उस केस को दबाने के लिए देखिए आधी रात में पुलिस जो है उसको जला देती है, संस्कार कर दिया जाता है ताकि सबूत ना बचे, सबूत रहेगा तब ना फर्दर और चीज़ें होगा, जला दी खत्म कर दी जाती है। कई सारे एग्ज़ाम्पल देती हैं। कहती हैं कि समाज इस तरह का भारतीय समाज है, न्यायिक ढाँचा भी उस सब मर्द ही सँभाल रहे हैं ना। और मर्दों की सोच ही जब इस तरह से है तो वो हर जगह से कनेक्टेड हो गई है। चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे नौकरशाही हो, हुँ, मीडिया हो, हर जगह आप देखेंगे पूरा घूम फिर के जो मर्दवादी जो ग्रुप है, वो किस तरह से सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें निकल के सामने आई जा रही हैं। फिर वो बताती हैं कि जब वो जाती हैं इस आरोपों को केस कोर्ट कचहरी में जाती हैं बताने के लिए कि उनके साथ क्या किया गया, किसने छाती पे हाथ मार दिया, किसने किससे छेड़खानी की। तो वो क्या बोलता है, पुलिस वाला क्या बोलता है कि अरे इसमें तो इतने लोगों में हम कैसे पकड़ पाएँगे, अब ये नहीं है, वो नहीं है। बोलती हैं कि भारत में इस तरह की भी समस्या है कि जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हो कि भई ये आपकी हेल्प करेंगे, शासन प्रशासन, वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। तो बोलती हैं कि ये देखें लिखती हैं कि लेखिका पुलिस स्टेशन गई और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने कहा अपराधी को पकड़ना मुश्किल है। वाहन का नंबर है, बिना इसके पकड़ना लगभग असंभव है, यह बहुत मुश्किल है मैडम। व्यवस्था महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाती। लेखिका को लगा कि कानून और पुलिस की प्रक्रिया जटिल है, उदासीन है और अप्रभावी है। महिलाओं के लिए न्याय पाना अब भी कठिन है। एक महिला को न्याय पाना कितना कठिन है, आप देखें कि जब वो पुलिस प्रशासन में जाती है, उसके जो बयान दर्ज कराए जाते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसमें वो क्या टॉर्चर महसूस करती है या सही महसूस करती है। कई बार तो बयान ही नहीं दर्ज होते हैं। लेकिन अब कहीं-कहीं पे ये चीज़ें सही भी हो रही हैं, लेकिन कितना सही हुई हैं, दावा तो है कि हाँ भई पुलिस डिपार्टमेंट पहले से काफ़ी सुधार हो गया है, अब हाई-टेक टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है, पर कितना सही हुआ है, कितना न्याय मिल रहा है, ये एनसीआरबी का डाटा पोल खोल देता है। तो वो बोलती हैं कि जो महिलाओं के लिए आज भी न्याय पाना बहुत ही टफ़ है, मुश्किल है। आगे वो बोलती हैं कि बताती हैं कि भई देखो आप रात भी हमारी है। ये जो तुम लोग मर्दों की जो सोच है ना, कि रात में सिर्फ़ पुरुष ही जा सकता है, महिला नहीं, तो ये तुम लोगों की सोच है, तुम लोगों ने सिस्टम को इस तरह से बना दिया है। तुम लोगों को अपने पे कंट्रोल नहीं है तो अपने को कंट्रोल करो। ये रात सिर्फ़ तुम्हारी नहीं है, रात हमारी भी है। ये दुनिया सिर्फ़ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है। हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल सुरक्षा चाहिए और प्रॉब्लम कौन करेगा? एक महिला बाहर निकल रही है तो महिला दूसरी प्रॉब्लम करेगी? मर्द कर रहा है ना। तो तुम मर्दों जो पूरे सिस्टम को सँभाल रहे हो, तुम अपने आप को क्यों नहीं सँभाल पा रहे हो? सवाल खड़ा करती हैं और वो ये भी दिखाती हैं कि बहुत जगह इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अच्छा इसमें क्या होता है कि बहुत सी महिलाएँ ना इस लेवल की सोच भी नहीं पाती।
उस सिस्टम से सवाल करना कभी उनको सिखाया ही नहीं गया। मुँह खोला नहीं कि तपाक से उनकी माँ, घर में सब लोग, ज़्यादा ज़बान चल रही हो, जाओगे ससुराल में भगा देंगे सब तुम्हें। तो इस तरह करके उनको कभी उनको सोचने ही नहीं दिया गया कि उनकी भी अपनी आज़ादी है, वो भी अपनी बातें रख सकती हैं, वो भी बहुत सारी बातें कह सकती हैं, सोच सकती हैं, उनकी कितनी आज़ादी है कभी जान ही नहीं पाई वो। तो आगे जो है वो बताना चाहती हैं लेखिका कि भारत में जो कल्चर जो डेवलप हुआ है, उससे वो बेसिकली खुश नहीं हैं। और वो बोल रही हैं कि यौन हिंसा केवल कुछ अपराधियों की समस्या नहीं है, ये व्यापक पूरा सामाजिक भारत में जो है ना, सामाजिक रूप से है, सांस्कृतिक रूप से है। संस्कृति आप समझ ही गए, पूरे धर्म ग्रंथों सिंह का जो संरचनात्मक समस्याओं से जुड़ा मुद्दा है। यहाँ पे भारत में क्या मान लिया गया है कि एक लड़की अकेली है, कहीं जा रही है, रात में जा रही है, शाम को जा रही है, तो उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया तो उसके लिए व्यवस्था ज़िम्मेवार नहीं है, मर्द जाति उसके लिए ज़िम्मेवार नहीं है। उसके लिए वो सोचते हैं ना, महिला ही ज़िम्मेवार है। कि वो महिला गई क्यों थी? सवाल ये खड़ा किया जाएगा कि वो अकेली गई क्यों थी? वो रात में शाम को निकली क्यों थी? जिससे ये पता चलता है कि भारत में ये इस तरह से संरचना और इस तरह से सिस्टम बना दिया गया है कि मर्द हो या औरत, सब अपने को गुलाम में ही या गुलामी काटने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा सोच के बैठ गए हैं। उस लेवल की सोच ही नहीं पा रहे कि भाई ऐसा सिस्टम हम बना ही क्यों पाए हैं? क्यों बनाया हमने ऐसा सिस्टम? जिसमें हमें महिला को शाम से, रात से, इससे टाइम बॉन्डिंग में हर जगह उसको संरक्षित करने की ज़रूरत पड़ रही है। हुँ? तो आपको बहुत सारे लोग इस लेवल पे सोच ही नहीं पाते। कई बार कई लड़कियों के साथ जब इस तरह के प्रकरण हुए हैं, तो क्या कई नेताओं के क्या स्टेटमेंट आए हैं कि ये फटा हुआ जीन्स पहन के घूमती थी तो उसके साथ ऐसा हो गया, तो कोई कह देगा स्कर्ट पहनती थी इसलिए उसके साथ। अभी भी इन लोग कभी उस लेवल का सोच ही नहीं पाए हैं कि अबे तुम मर्दो धुरतो, तुम इतने हवस के पुजारी क्यों हो? तुम अपने हवस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? तो महिला को ही तुमको सब चीज़ करना है, हैं? तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करती हैं, फ़ॉरेन महिला है जो अपना अनुभव शेयर करती हैं कि भारत में जो रेप का कल्चर बना दिया गया है, ये सब यहाँ के लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भई तुम कितने कितने अंदर तक तुमको गुलाम बना दिया गया है और महिलाओं के भी माइंड में डाल दिया गया है। तो ओवरऑल आपने देखा कि भारत में जहाँ समाज में जो पूरी असुरक्षा का माहौल है, महिला सुरक्षित नहीं है और जिन धर्मगुरुओं के पास जाती हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा बिलीव करती हैं, वो खुद सबसे बड़ा बलात्कारी, रेपिस्ट आए दिन इस तरह के लोग पाए जा रहे हैं, निकल रहे हैं। कई सारों को सज़ा भी हो गई है, कई पर केस लगातार चल रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में किस तरह की सभ्यता ग्रो कर रही है? और ये जो बाबे-ढाबे हैं, ये क्यों महिलाओं में आकर्षित हो जा रहे हैं? इन ऐसा नहीं है कि ये शादीशुदा नहीं है, बहुत सारे बाबा शादीशुदा भी हैं। और अच्छा ये भी नहीं है कि किसी एक के साथ चल रहा है, इनका बहुत लोगों के साथ अफ़ेयर चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समाज की प्रॉब्लम है। ख़ैर